हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास था, इतिहास में पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और कैसे ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ यूरोप में और अदर कंट्रीज में फैला था। ये यूपी बोर्ड की सीरीज चल रही थी। इसी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेकेंड लेक्चर है। इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल 4 लेक्चर्स हैं, तो ये सेकंड लेक्चर है। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर्स भी आएंगे। तो जब क्रांति हुई, हम बात कर रहे थे यूरोप में क्रांति की, तो क्रांति में सबसे पहली कंट्री जो थी फ्रांस, वहाँ पे क्रांति हुई थी। तो जो क्रांति हुई वहाँ पे, फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद में जर्मनी में क्रांति हुई, उसके बाद इटली में क्रांति हुई, इसके बाद रूस में क्रांति हुई। इन सारे देशों में क्रांति से पहले जो स्थिति थी, आज का जो हम मैप देखते हैं, आज का 2020 का जब बात कर रहे हैं 2020 की, तो 2020 का जब विश्व का मानचित्र देखेंगे, राजनीतिक मानचित्र, तो उसमें जो भी कंट्री हैं बेसिकली यूरोप में जितनी कंट्री हैं उनकी बाउंड्री आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंज दिखती है उस टाइम में, जब टाइम चल रहा था 18वीं शताब्दी का। तो 18वीं शताब्दी का जो मध्य, उस टाइम को बोलते थे मध्यकालीन यूरोप। तो उस टाइम का जो यूरोप था और आजकल के जो राष्ट्र हैं, ये दोनों, उनकी जो बाउंड्री, उनकी जो सीमाएं थी, बिल्कुल भी अलग हुआ करती थी, जैसा कि आज हम देखते हैं। उस टाइम पे जो जर्मनी था, आज का आज का जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, उस टाइम पे छोटे छोटे प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। साम्राज्य का मतलब अलग अलग राजा जो है अलग अलग क्षेत्र पर शासन करते थे। आप उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया पे भी अलग अलग जो रियासतें थी, उन पे अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। सेम तरीके से ये भी कंट्री जो थी अलग अलग सूबों में बटी हुई थी, प्रांतों बटी थी, और उन पे शासन करने वाले राजा भी अलग हुआ करते थे। जितने भी शासक थे, हर राजा का अपना एक स्वतंत्र जो है इलाका था, और उस इलाके में जितने भी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे वो शासन करते थे, और जो लोग थे वो उनको राजा की बात को माननी पड़ती थी। लेकिन अंतर ये था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस वाले इलाके में कोई राजा थे, स्विट्जरलैंड के कोई राजा हैं और इटली के भी राजा हैं, तो दोनों राजाओं में पड़ती नहीं थी, उनकी कोई साझा पहचान नहीं थी, उनके प्रति कोई साझा पहचान नहीं थी। लेकिन उस इलाके में जो रहने वाले लोग थे वो अपने राजा के प्रति अपनी समानता की पुष्टि जो है जरूर किया करते थे। तो ऐसी क्या घटनाएं आखिर होने लगी कि राष्ट्र जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजाओं के अंदर में थे, वहाँ के लोगों ने हंगामा क्यों शुरू किया? राष्ट्र तो उसके बाद हंगामा शुरू किया होगा, और कैसे कैसे नए राष्ट्र बने और उसकी प्रक्रिया कैसे रही कि चरणबद्ध तरीके से ये कैसे बने। तो सबसे बड़ी चेंजिंग हुई थी कि दो तीन वर्गों का उदय हुआ था। फर्स्ट वर्ग को बोलते अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग किसको बोलते हैं? कि अभिजात की, जिनके पास, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती है। तो यूरोप में भी ऐसे लोगों को बोलते थे संपन्न कुलीन वर्ग, या इन्हीं का नाम था अभिजात वर्ग। तो ये क्या थे? सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करते थे। समाज में भी इनकी बहुत ज़्यादा पहचान थी, और राजनीतिक तौर पर भी पहचान इसलिए थे क्योंकि ये राजा के करीबी हुआ करते थे। शासन प्रशासन में मंत्री हो गए, फिर से न्यायाधीश वाली भूमिका में हो गए, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इनकी एक विशेषता ये थी कि ये, इनकी जो ज़्यादा की ज़्यादा ज़मीनें थी, ये हुआ करती थी ग्रामीण इलाकों में, उसको जागीर बोलते थे। ग्रामीण इलाकों में ज़मीन हो गई, और ये अपने बंगले जो है वो शहरों में बनवाते थे। रहते थे शहर में, ज़मीनें हैं गाँव में, और वहाँ पे मजदूरों को मंगवा करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करवाते थे। जो भी प्रोडक्शन हुआ खुद रख ली, इनकम रख ली, उनको देते नहीं थे। और ये भाषा बोलते थे फ्रेंच। और फ्रेंच भाषा बोलने का मतलब क्या हो गया कि जो राज दरबार में लोग थे वो भी फ्रेंच बोलते थे, और ये भी लोग फ्रेंच बोलते थे। और अदर भी भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसे जर्मन लैंग्वेज कुछ बोलते थे। तो फ्रेंच बोलने का मतलब ये हो गया कि एक मॉडर्न लैंग्वेज है। तो अगर आप, जैसे इंडिया में कैसे होता है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो अगर लोग कहते हैं अरे कितना पढ़ा लिखा है, हिंदी बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे तो कोई अहमियत नहीं मिलती आपको। तो वैसे ही फ्रेंच बोलने में इनकी जो बहुत ज़्यादा पहचान थी, अपने आप को थोड़ा सा ए ग्रेड का व्यक्ति समझते थे। और ये अपने में ही क्या करते थे, संबंध बनाने के लिए शादियां भी करते थे कि अभिजात वर्ग से अभिजात वर्ग में किया। ठीक है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, इनकी संख्या कम थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रांस में लगभग 50% से ज़्यादा आबादी थी वो किसान थी। पूरी की पूरी क्या थे? फार्मर्स थे। और अभिजात वर्ग थे, उनकी संख्या मात्र 10 से 15% थी।
तो 10 से 15% होने के बावजूद भी क्या होता था कि अब देखिए पूरा का पूरा मान लिया कि ये यूरोप है, ठीक है? तो यूरोप का ये जो ईस्टर्न पोर्शन है ना, ये ईस्टर्न पोर्शन में ये ईस्ट वाला यानी पूरब वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान हुआ करते थे, छोटे किसान थे, यहाँ खेती करते थे। छोटे किसान थे और खेती या किया करते थे। और यहाँ पे जो किसानी हुआ भी करती थी, वो जो बड़े-बड़े अभिजात वर्ग थे, जागीर, इनकी खेत हुआ करती थी और यहाँ पे दासों को अफ्रीका से गुलामों को ला करके यहाँ से खेती करवाया जाता था। तो जो पश्चिमी इलाका था, यहाँ पे जो खेत थे थोड़े इनकी साइज छोटी थी, छोटे छोटे किसान थे, लेकिन इनकी इसकी एक और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई थी। तो जहाँ इंडस्ट्री लगेगी इसका मतलब क्या होगा कि इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पे शहर बसेंगे, नए नए शहर बनेंगे। तो जब नए नए शहर बनेंगे तो लोग पढ़े लिखेंगे, थोड़े बुद्धि होंगे, थोड़े से अमीर होंगे। तो आप सिंपल से ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप था, थोड़ा सा औद्योगिक था इंडस्ट्री लगने के कारण, और यहाँ पे शहर की मात्रा भी ज़्यादा थी और थोड़े से अमीर थे। और ये लोग थोड़े से गरीब थे और गांव वाले इलाके जो है थोड़ा सा पश्चिमी इलाके में था। समझ गए? तो ये कंडीशन थी, तो ये अभिजात वर्गों की स्थिति थी। दूसरा जो वर्ग था जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग किसको बोलेंगे? नो नो, ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जो ज्यादा गरीब हैं और ज्यादा अमीर में आते हैं, वैसे वो लोगों को बोलते थे मध्यम वर्ग। तो जो पश्चिमी यूरोप थी, और पश्चिमी यूरोप और केंद्रीय यूरोप के, हमने पढ़ा ना कि अभी मैंने बताया ना कि पश्चिमी यूरोप और जो केंद्रीय यूरोप था यानी सेंटर में और पश्चिम साइड में, यहाँ पे उद्योग धंधे लगे बढ़ने, इंडस्ट्री लगने लगी। तो वो लगने से क्या होता है, शहर बनते हैं, शहर बनने से जो है व्यवसाय करने वाले लोग यानी बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा बढ़े। अब बिजनेस करने के कारण क्या हुआ कि अपने अपने स्टोर्स खोलने लगे, इंडस्ट्री खोलने लगे, तो इनके पास पैसे भी आने लगे। तो पैसे जब आने लगे तो ऐसे ऐसे करते करते ढेर सारे लोग क्या हो गए, गरीबी से उठ करके ज़्यादा अमीर भी नहीं हो गए, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड में थोड़ा सा चेंजेज आया। तब स्टार्ट हुआ किसका, मध्यम वर्ग का। और इस मध्यम वर्ग में भी दो लोग थे। एक वर्ग वो था जो कामगार था। कामगार का मतलब इंडस्ट्री किसी ने खोल रखी है और उसमें जाके वो काम करते हैं, एक वो लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं, कामगार। और दूसरा जिन्होंने वो इंडस्ट्री लगाई है, उद्योगपति लगाए, जिन्होंने व्यवसाय किया है, जो व्यापारी हैं, वो ये लोग, यही दोनों जो लोग थे यानी कामगार और ये जो व्यवसायी वर्ग, दोनों को मध्यम वर्ग बोलते हैं। तो इन इन दोनों लोगों ने ही जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसको फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तीसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि आखिर यूरोप में ऐसी क्रांति क्यों हुई या नए नए राष्ट्रों का निर्माण क्यों हुआ। तो उसके पीछे दो रीजन हमने देखा, पहले थे अभिजात वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा कारण ये था उदार राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के बारे में सोचना, और उदार राष्ट्रवाद की भावना का मतलब हो गया कि हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता और समानता। सारे लोग जब मांग करने लगे कि हमको जो है स्वतंत्रता चाहिए और समानता भी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब अगर हमको कोई काम करना है तो राजा हमारे ऊपर पाबंदी ना लगाए कि ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मध्यम जो वर्ग थे उसमें से कुछ उदारवाद थे, वो चाहते थे कि हमारे साथ जो है ज़्यादा जबरदस्ती ना किया जाए, थोड़े से उदार रहिए, लिबरल रहिए हमारे साथ में। तो वो दो चीज़ों की मांग करने लगे, स्वतंत्रता और समान अधिकार की, सबको समान अधिकार। और धीरे धीरे ये उदारवाद की भावना जो है आम सहमति भी लगे बनने की, अगर शासन करना है तो शासन के सिद्धांत में इन दो चीज़ों को लागू करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार का मतलब कि हमारे ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं, तो जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनको चुनने का अधिकार हम लोगों का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व पर आधारित, यानी 10 लोगों में से हमने एक जने को चुन लिया, फिर अगले 10 लोगों में से एक लोगों को चुन लिया, ऐसे 20-25 लोग हो जाएंगे और वो नियम कानून बनाएंगे, वैसे देश चलेगा। इसको बोलते हैं, बाद में बोला गया इसको डेमोक्रेसी। तो जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वहाँ बात आ जाती है किसकी, संविधान की, कि संविधान की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। और जितने विशेषाधिकार हैं कि अगर राजा के घर आप पैदा हुए हैं तो आप राजा बनेंगे, या फिर समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। तो ऐसी भावनाएं भी आ रही थी। उसके बाद में एक और पॉइंट था कि मताधिकार। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो क्रांति तो हो गई भले ही, लेकिन वहाँ पे सारे लोगों को वोट देने का राइट नहीं मिला। वोट केवल वही दे सकते थे, ऐसे पुरुष, केवल पुरुषों को मिलता था जो धनी थे। अगर आप महिला हैं या फिर आपके पास पुरुष हैं, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो उनको वोटिंग राइट जो है नहीं मिली थी, उनको दिया ही नहीं गया था।
लेकिन ये दिया गया था, ये कंडीशंस थी जिनके पास संपत्ति थी। लेकिन जब नेपोलियन बना था, आपको पता है ना कि 1803 में नेपोलियन जो है राजा बन गए फ्रांस के। तो जब उन्होंने क्या किया कि एक कानून अपना बनाया जिसको बोलते हैं नेपोलियन कोड। तो उसने क्या कर दी, पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी, जिसमें ये था कि सीमित लोगों के पास ही मताधिकार होगा, यानी वो वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार जिनके पास ज़मीन होगी, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होगा वही दे सकते हैं। जो महिलाएँ थीं उनको नाबालिगों जैसा दर्जा दिया कि महिलाएँ मतलब कुछ है ही नहीं, उनको घर के अंदर रहना है। संपत्ति में भी उनका अधिकार नहीं होता था। और ये 20वीं शताब्दी तक जो है महिला और जिनके पास संपत्ति नहीं थी पुरुषों ने, ये दोनों लोग मिल करके अपने लिए वोटिंग राइट लेने के लिए संघर्ष इनका जारी रहा था। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। अब जब नेपोलियन कोड बना, यानी नेपोलियन ने जो अपना कोड बनाया, जैसे नियम कानून बनाया, उससे कुछ जो है एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि उसने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए, नियमों में ढील दी। उन नियमों को बोलते हैं, यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो नेपोलियन ने नियम बनाए उसको बोलते हैं आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण, मध्यम वर्ग पता है ना, यही वो मध्यम वर्ग था जिन्होंने क्या किया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे व्यापार की, इंडस्ट्री की, कई लोगों को रोजगार मिला, ढेर सारी चीज़ें हो रही। तो ये सारे लोग जो व्यापारिक वर्ग थे यानी मध्यम वर्ग थे, ये चाहते थे कि आर्थिक उदारीकरण हो। उसकी पहले की स्थिति समझिए, जब 19वीं शताब्दी चल रही थी तो उससे पहले अलग अलग जो राज्य थे ना, अलग अलग राज्य में बोलने वाले लोग भी अलग थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे जर्मन भाषा, ठीक है। अब जर्मन क्षेत्र का ही उदाहरण ले लिया जाए तो उसमें टोटल 39 प्रांत थे। कितने? 39 प्रांत, वो अलग अलग इकाई में बटे थे। और मान लिया कि ये अलग इकाई है, ठीक है ना, ये अलग। अब हर इकाई की क्या होती थी, इनके अलग अलग राजा हैं। यहाँ पे कोई और करेंसी चल रही, यहाँ पे कोई और करेंसी, यहाँ पे कोई और करेंसी, यहाँ पे कोई और करेंसी, यहाँ पे कोई और करेंसी। अब मान लीजिए यहाँ का कोई व्यापारी है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ए है, ये बी है, सिटी। ए शहर से बी शहर में आ रहा है कोई सामान बेचने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो नोट होगा, पैसा होगा, वो अलग है। शहर बी में आएगा तो वहाँ पे नोट अलग हो जाता था। शहर सी में आया तो फिर नोट चेंज। अब ए वाला नोट बी में नहीं चलेगा, बी वाला सी में नहीं चलेगा, सी वाला डी में नहीं चलेगा, ऐसे चलता ही नहीं था। दूसरी समस्या ये थी कि अगर ए से बी में आप आ रहे हो, अब मान लो कि ए को जाना है यहाँ से यहाँ तक अपना सामान बेचने के लिए, तो रास्ते में ये सारे पड़ेंगे। तो जिसके जिसके इलाके से व्यापारी नंबर ए जब गुजरता था तो इनसे क्या करते थे, बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले, अलग अलग वो क्या करते थे, चुंगी वसूलते थे। चुंगी का मतलब कि अगर मान लो 100 रुपये का सामान है और 100 रुपये का सामान लेके आप मेरे शहर से गुजर रहे हो तो उस पर 10 रुपये चुंगी लगेगी। ये बी वाला बोलता था। फिर सी वाले में जाओ तो वो 10। अब वो चुंगी जो है वो कहता था हम 15 रुपये चुंगी लेंगे। फिर वो आगे गया तो 20 रुपये लेंगे, 30 रुपये लेंगे। ऐसे जो है अलग अलग चुंगियाँ लगती थी। तो उससे क्या होता था कि जो जो भी सामान था वो दिक्कत होती थी व्यापार कर। कई व्यापारी तो जाते ही नहीं थे दूसरे शहरों में व्यापार करने के लिए। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें। अब नेपोलियन ने क्या किया, सबको ख़त्म कर दिया। सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो ये अलग अलग मुद्राएं होती थी कि उसने क्या कर दिया, इसको ख़त्म करके एक ही मुद्रा दे दिया कि एक या दो मुद्रा कर दिया कि चलो यही दो नोट हैं, यही चलेंगे आज के बाद से। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो 39 प्रांत थे, छोटी छोटी इकाइयों में थी, तो अलग अलग मुद्रा होती थी। और मापने की भी जो पद्धति थी, जैसे कोई किलो में नाप रहा था तो कोई पाउंड में नापने की चीज़ें थी, ठीक है। तो जैसे दो शहर में अगर कोई मान लो व्यापारी था, हैम्बर्ग से न्यूमार्क जाता है, न्यूरेमार्क जाता है, ये जर्मनी में दो शहर थी। तो उनको 11 चुंगी नाकाओं से गुजरना पड़ता था, यानी 11 ऐसे स्टॉपेज थे जहाँ रुक करके उनसे चुंगी देनी होती थी। और चुंगी कितनी थी, जितना मूल्य है उसका 5%। और चुंगी का जो भार होता था उसको जो भी वस्तु होती थी उसको तौल करके माप करके दिया जाता था। और अलग अलग स्थानों पे जैसे कि मैंने बताया कि मापन और भार में अंतर होने के कारण जो उलझन होती थी, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्कुल भी क्या था, एक प्रतिकूल माहौल था कि व्यापार आप ऐसी कंडीशंस में कर ही नहीं सकते। तो व्यावसायिक वर्ग यही मांग कर रहे थे कि जितने चुंगी सिस्टम है इनको हटाइए और एक ही करेंसी लगाइए। तो नेपोलियन ने ऐसा कर दिया। और 1934 में 1934 कह रहे 1834 में प्रशिया प्रशिया एक किंगडम था, वहाँ पे राजवंश था, क्षेत्र का नाम था। तो प्रशिया ने पहल किया। तो
प्रशिया ने क्या किया, पहल किया कि तो जोबर्लिन नामक जगह पे कस्टम यूनियन का गठन हुआ और जितने 39 थे ना जर्मन राज्य, इसमें सारे लोग एक साथ आए, बैठ के बातें होंगी, ठीक है हम लोग चुंगी खत्म कर देते हैं। और जो भी मुद्राएं थी उसको 30 मुद्राएं थी, 30 अलग अलग प्रकार की, उसको घटा करके 2 कर दिया गया। सोच लो, घटा करके 2 कर दिया। और इसके साथ ही जो है जितना भी रेलवे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो रेलवे का जाल भी रेलवे की पटरियां भी बिछ रही थी, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है अपना सामान है व्यापारी ले जा करके बेच सकते थे। इसके कारण से भी राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज़्यादा बल मिला कि लोग लगे सोचने कि अरे यार अलग अलग रह करके हम हमारा विकास नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम एक साथ आ जाएं, ऐसे अगर यूनियंस बना लें, यूनियंस यानी कस्टम्स यूनियन बना लें, एक मुद्रा चलाएं, भले अलग अलग हम रहें, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे व्यापार बढ़ेगा, सारे लोग अमीर होंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी और हम भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। तो ऐसे ऐसे कर करके लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत हुई। नेक्स्ट ये है कि 1815 के बाद एक रूढ़िवाद का जन्म हुआ। अब देखो, 1814 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं वाटर लू का युद्ध। उसमें नेपोलियन को जो है हरा दिया गया था। किसने हराया था? ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश के जो राजा थे, इनकी सेनाएं आपस में मिल करके नेपोलियन से अकेले लड़ी, नेपोलियन को हरा दी। ने क्यों नेपोलियन को हरा दी? कि नेपोलियन अभी देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए थे, उसने चुंगियाँ खत्म कर दी, उसने कस्टम यूनियंस बनवाए, ढेर सारे डेवलपमेंट के भी काम करे थे। और तो जो अगल बगल यानी पड़ोसी राजा थे, उनको ये लगता था कि यार अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन पूरा का पूरा यूरोप क्या हो जाएगा, एकदम आधुनिक हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि नहीं, इस काम के लिए नेपोलियन को मारना चाहिए और जो भी हमारा रूढ़िवाद है कि हर जगह राजा का ही शासन होना चाहिए, ऐसा ही हमको करना चाहिए। तो वो क्या करने लगे, रूढ़िवाद को अपनाना चाहते थे। रूढ़िवाद का मतलब राजतंत्र है, चर्च रहे, ढांचा रहे, संपत्ति, परिवार, ये पुराना का पुराना जो हमारा सिस्टम अभी तक चला रहा था, उसी सिस्टम पे हमारे देशों को चलाना है। और नेपोलियन ने जो व्यवस्था की है, ठीक है ना, नेपोलियन ने उसको हटा दिया जाए कि नेपोलियन ने जितना डेवलपमेंट का काम करा है उसको ख़त्म कर दे, उसने जो नियम कानून बनाया ख़त्म कर। लेकिन उसी में से उस प्रशासन में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे, वो चाहते थे नहीं, नेपोलियन ने जो कुछ काम किया है कि जैसे ये कस्टम यूनियन बनवाने, चुंगी ख़त्म करना, उसको भी हम रखते हैं, उनको भी रखते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ जो है डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, हम क्या करेंगे, राजतंत्र ही रहेगा, राजा शासन करेंगे, लेकिन उसके साथ में एक हमारे वहाँ सेना होगी, एक कुशल प्रशासन होगा, व्यवस्था हमारी गतिशील रहे, लोगों के पास फ्रीडम हो, क्या व्यापार करना है क्या नहीं करना वो करते रहें। और सामंतवाद और जो दासता है, इसको हम लोग समाप्त कर दिया जाए। दासता का मतलब दूसरे देशों से हम लोगों को पकड़ के लाते हैं, अपने वहाँ काम करवाते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते हैं, दासों की तरह व्यवहार करते हैं, उनको मारते पीटते बंद कर दिया जाए। सामंतवाद का मतलब कि जो बड़े बड़े लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो ज़मीन पे टैक्स भी नहीं देते, फ्री में लोगों से काम करवाते, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा करने से जो यूरोप में राजतंत्र है इसको मजबूती मिलेगी। अब ये सारी बातें चल रही थी, तो उसी बीच में क्या हो गया कि संधि किया गया। संधि, जो 4 कंट्री थे इन्होंने मिल के एक संधि की। तो 1815 में, 1814 में नेपोलियन को इन्होंने युद्ध में हराया और 15 में क्या किया, अब इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना में, वहाँ पे चारों देश मिल करके बैठे और मिल करके बैठे उन्होंने क्या किया कि यूरोप का एक रूपरेखा तय किया। यूरोप का एक रूपरेखा तय किया और इसको, और ये जो मीटिंग हुई तो मेहमानबाजी की जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो दी गई थी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, मेटरनिक ड्यूक मैटरनिक नाम के वहाँ के चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। उनको बोला गया कि हम आपके वहाँ सारे लोग आ रहे हैं, वहाँ मीटिंग होगी और हम लोग प्लान करेंगे कि अपने यूरोप को कैसा बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि यूरोप के जितने सारे काम किए थे उस पे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला ये कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो फ्रांसीसी क्रांति में जो जिस वंश का शासन था वो थे बुर्बो डायनेस्टी। तो बुर्बन डायनेस्टी यानी बुर्बन वंश का जो राजा था उनको राजगद्दी से हटा दिया गया था। और उसके बाद में कि संविधान बना करके डायरेक्टरी के लोग, फिर नेपोलियन ने शासन किया। तो जिस बुर्बन डायनेस्टी को फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हटाया गया था, तो फिर से इन चारों देशों ने मिलकर के ये फैसला लिया, नहीं, अब फिर से फ्रांस पे शासन जो है फिर बुर्बो डायनेस्टी का ही होगा, यानी बुर्बो डायनेस्टी के राजा शासन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही थे ना कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, राजतंत्र होना चाहिए, वो फिर से हम लाएंगे, इसके लिए निर्णय लिया गया। दूसरा
कि जो फ्रांस की सीमा थी उसको क्या कर दिया गया, चारों तरफ से बंद करवा दिया इन्होंने। बंद करवा दिया कि फ्रांस जो अपनी साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि उत्तर में, उत्तर की फ्रांस का जो उत्तर साइड का जो ज़मीन था उसमें से थोड़ा-सा उसको तोड़ करके, अलग करके एक नीदरलैंड देश बना दिया गया, ठीक है? उसी तरीके से दक्षिण में जो एक जेनेवा था, जेनेवा नाम की जगह थी, उसको पीडमॉन्ट से जोड़ दिया गया। पर्सिया जो था पूरब में पड़ता है, तो उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पर्सिया को दे दिया गया। मतलब कि पर्सिया का जो पश्चिमी है और फ्रांस का पूरब उसको उसमें मिला दिया गया। वैसे ही ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया। नेपोलियन ने काम किया था कि जो 29 राज्य थे उनको मिला करके एक जर्मन संगठन बनाया था, वो इकोनॉमिक वाला, आर्थिक व्यवस्था करने के लिए, उसको लेकिन चेंज नहीं किया गया था। सेम तरीके से पूरब में पोलैंड को कुछ भाग दे दिया गया और प्रशिया को सैक्सोनी नाम का एक जगह था उसको जो है मिला दिया गया था। अब ये मैप देखिए ध्यान से, ये रहा फ्रांस, देख रहे हैं येलो कलर का, तो फ्रांस है और ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ना, ये अलग अलग, ये जो बाउंड्री है ये जर्मनी है। तो ये टोटल 39 प्रांत थे। ये 39 प्रांतों को मिला करके एक जर्मन संगठन बनाया गया था, जिसमें मतलब ये अलग अलग राजाओं के अंदर में लोग थे लेकिन भाषा एक ही बोलते थे 39, तो इसीलिए इसको जर्मन संघ बोला जाता था। और ये फ्रांस जो देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं है, परमा, फिर से ये देखिए बेल्जियम, इसको हटा करके यहाँ से कर दिया गया था। मैप को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है? तो 1815 में क्या हुआ कि अब फिर से वो जो चीज़ें थी, अब इसका मतलब हो गया कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो हैं फिर से वापस आ गई थी। अब ये जैसे ही राजाओं महाराजाओं का शासन फिर से आ गया तो उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था कि अरे राजा आप तो गलत कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो राजा क्या करते थे, अपने सैनिकों को भेज करके उनको क्या करते थे, उनके खिलाफ जो है अगर विरोध कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं करते थे, तो अगर कोई अखबार है, किताब है, नाटक है, कोई गाने भी अगर सरकार के खिलाफ निकलते थे तो उनके ऊपर क्या करते, उनको बंद करवा दिया जाता था। जो लोग उनके खिलाफ हंगामा करते थे जेल में उठा कर डालने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगे, ठीक है? अब 1815 के बाद से ये जो घटनाएँ होने लगी, तो उसके बाद में कुछ लोग ऐसे आए जो राष्ट्रवादी थे, जो चाहते थे कि नहीं, हमारे जो अभी नेपोलियन ने जो किया था, नेपोलियन के समर्थक थे, जो चाहते थे कि हमारे वहाँ जो है राजतंत्र हटे, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी बोलते। वो जमीखोद हो गया, यानी इनको देश छोड़ कर के भाग गए, डर के मारे कि हमारे साथ ये व्यक्ति क्या करेगा। उसी में इटली एक देश है, इटली कहाँ है देखिए ध्यान से, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन ये इटली है। इटली भी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन ये कंट्री है इटली। इसी इटली के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जियुसेप्पे मैत्सिनी, नाम था इनका जियुसेप्पे मैत्सिनी। ये 1807 में पैदा हुए थे वहाँ पे, ठीक है ना? तो इसने क्या किया था कि कार्बोनरी नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसका सदस्य था। कार्बोनरी में एक कार्बोनरी जगह है, वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी थी। सोसाइटी में क्या करते थे कि जो भी मतलब राजा के, अगर राजा के कोई समर्थक हैं तो इनका काम ये था कि वो राजा के समर्थक को मारना है, जिसने कुछ क्रूर काम किया है, जनता के खिलाफ काम किया है, उसको मारना है। तो ऐसे जो है ये सीक्रेट सोसाइटी थी कि बंदूक अगर से उसको मारना है, यानी राजा के लोगों को नुकसान पहुंचाना है और चीज़ों को हटाना है। तो जब ये 24 साल का था व्यक्ति, तो इन्होंने लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश की थी। लिगुरिया जगह थी, तो यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके पुलिस थाने में आग लगा दिया, फिर से बहुत सारी चीज़ें जैसे टेलीग्राफ लाइनें थी उसको तोड़ ताड़ दिए। तो ये करने के लिए उनको क्या कर दिया गया, देश से भगा दिया गया था और 1831 में इनको देश से निकाल दिया गया था। अब देश से निकालने के बाद में इसने क्या किया, अपने जो इनका जो काम था, क्रांतिकारी वाला काम था, उस वो बंद नहीं रखा और दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। तो एक शहर है मार्से, मार्से में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम था यंग इटली सोसाइटी। का मतलब कि इसमें ये हेड रहेंगे और 10-12 लोगों की इसमें भर्ती करेंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे कैसे सरकार को नुकसान पहुंचाना है, हथियार का इस्तेमाल करके, बम का, बंदूक का, रिवॉल्वर का, AK-47 का, ऐसे कर करके कैसे जो है हंगामा करना है। तो ये यंग इटली नाम का मार्से शहर में बनाया था। और दूसरा यंग बर्ने नामक शहर में यंग यूरोप नाम का एक संगठन बनाया। मैथनी ये मानता था कि मैथनी का ये मानता था कि जो भगवान ने जो राष्ट्र को मानवता का नैसर्गिक इकाई बनाया है, कि वो भी राष्ट्र है, अरे मानवता से रहो, हर आदमी का इज्जत करो, हर आदमी को समानता स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए।
और ये चाहते थे कि जितने के जितने हमारा जो इटली है छोटे-छोटे राज्यों में बना है उसका एक संगठन बने, और उस संगठन बन के हम राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र लाने की ज़रूरत है। तो मैथनी के जो विचार था ये यूरोप के अलग-अलग भागों में फैला, और इनके विचारों को, जो मैथ्सनी का विचार था, इसको मानने में जर्मनी के भी लोग थे। 39 राज्यों में तो ये भी बटा हुआ था प्रांतों में। तो जर्मनी के लोग भी सोचे कि अरे मैथ्सनी सही कह रहा है, हमको भी स्वतंत्रता समानता की मांग करनी चाहिए, एक साथ हमारा यूनिटी रहे, हम एक देश के नीचे रहें, हमारे वहाँ भी लोकतंत्र है, हम भी भले बढ़ें। तो इनकी जो मैथ्सनी की बातें जर्मनी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में लोग, मानने वाले लोग जो थे, वो भी क्या करने लगे, धीरे-धीरे अपनी सोसाइटी बनाए, और सोसाइटी बनाई, और वो क्या चाहते थे कि हमारे वहाँ भी लोकतंत्र बने, 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 सबको अधिकार मिले। अब जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी को मैंने बताया था ना, जो परिवर्तन का विरोध करते थे कि कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, वो मैथ्सनी से, और ये जो अलग-अलग सोसाइटी बनती थी उससे डरते थे कि यार अगर मैथ्सनी जो मांग कर रहा है, मैथ्सनी अगर एक दिन वो सत्य हो गया तो हमारा क्या होगा, हम तो राजा रहेंगे नहीं, हमारा कुछ चलेगा ही नहीं। तो जो रूढ़िवादी ताकतें थी, यानी राजा को जो मानते थे, और वो क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। और उन्होंने क्या किया कि जो उदारवादी और क्रांतिकारी भावना वाले जो लोग थे, ठीक है ना, उनको क्या करना है, दबाने की कोशिश करने लगे। वो क्या करना है, दबाने की कोशिश करने, और जितना वो दबाते थे उतना ही उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग थे उनकी संख्या और आगे बढ़ने लगी। और उसमें जो है कौन कौन आके जुड़ने लगा, वो मध्यम वर्ग के लोग, जैसे प्रोफेसर, स्कूल के टीचर हो गए, क्लर्क हो गए, व्यवसायी हो गए, वो आके क्या होने लगा, उसमें जुड़ने लगा। अब सोच लो, 1815 में हुआ वियना संधि, इससे 15 साल तक, यानी 1830 तक फिर से राजगद्दी तक चलता रहा, राजा लोग शासन करते रहे। फिर ये मैथ्सनी के कारण जो है जुलाई में, 1830 की जुलाई में फिर हंगामा शुरू हुआ, और जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि फ्रांस में बोरबोन डायनेस्टी के जो राजा, फिर से उनको उखाड़ फेंका। उसके बाद में लोगों ने हंगामा किया, और फिर से जाकर पे वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मतलब कि राजा था, फिर से जो संविधान हटा दिया गया था, फिर से संविधान को लागू करवाया गया, और लुई फिलिप को मुखिया बनाया गया, कि अब लुई फिलिप को देश का मुखिया बनाया गया। तो जुलाई की उस क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रसल्स फिर से एक शहर था, ब्रसल्स में भी क्या हो गया, आक्रोश बढ़ने लगा। उसके बाद में वहाँ पे लोगों ने हंगामा किया कि जैसे जो है अभी राजतंत्र हटाया गया फ्रांस से, अब ब्रसल्स में भी हटे, तो नीदरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम से अलग करके, नीदरलैंड, अभी पढ़े थे ना कि पर्सिया की जो वियना संधि हुई थी, तो वियना संधि में क्या किया गया कि फ्रांस का जो नॉर्थ साइड में थोड़ा सा जमीन लेके क्या बनाया गया था, नेदरलैंड बनाया गया। उसी नेदरलैंड में भी हंगामा हुआ, और वहाँ से एक अलग देश बना दिया गया जिसको बोलते हैं बेल्जियम, ठीक है ना। तो ऐसे फिर से अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फिर से जर्मनी में फिर से एक कंट्री है ग्रीस में भी, वहाँ पे भी हंगामा हुआ, ग्रीस एक कंट्री बन गई, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली में भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, इटली में जो है बहुत सारी कंट्री बन गई। और ये आप मैप देख सकते हो, यही वो मैथ्सनी जिसकी बात कर रहे थे, इटली में पैदा हुए थे। और ये जो ये मैप है, ये इटली का मैप है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सिसिली लिखा है, ये सार्डिनिया है, ये कॉर्सिका है, ये आइलैंड्स है। ये अलग अलग कलर में जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग में क्या थे, इटली के अलग अलग प्रांत थे, और हर एक प्रांत पे सिंपल सा क्या था कि अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। ये रोम है, तो ये अलग अलग राजाओं का जो शासन हुआ करता था। तो मैथ्सनी का ये कहना था कि पूरे के पूरे प्रांतों को मिला करके एक देश होना चाहिए, अगर एक देश रहेंगे तो यूनिटी रहेंगे, कोई भी देश हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम बहुत ज़्यादा विकास होगा हमारा, ये मांगना था। तो इसी के, अब इटली से प्रभावित होकर, मैथ्सनी से प्रभावित होकर, ये ऑटोमन एम्पायर देख रहे हो लिखा हुआ है, ये कंट्री जिसको बोलते हैं ग्रीस, इस ग्रीस देश के लोगों ने हंगामा कर दिया, और ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर के एक नया देश बन गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है हिस्ट्री में, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, इसके लिए इतना रहने देते हैं।